नमस्कार। मैं यूएई को आ रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी में कांटेक्ट करें। मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो लोग तमिल नहीं जानते हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। हम अबू धाबी में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई। अभी जब मैं बोलने के लिए तैयार था निफ्टी 32 पॉइंट ऊपर है और लगभग 170 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। एंड ऑफ डे तक ऊपर चल सकती है, जैसे कल बहुत एंड में बड़ा रैली हुआ था, हो सकता है। हर दिन जब मार्केट पॉजिटिव खोलता है एक न्यू हाई बनती है। अभी 26,200 को होल्ड कर रही है। कितना देर और मार्केट ऊपर जाएगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो जब भी कोई बेचता है तो म्यूचुअल फंड्स आके खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास फ्री कैश लगभग 2 लाख करोड़ है। सो हर स्टॉक जब नीचे आती है खरीदने के लिए अनेक लोग हैं। आज सोने के दाम में फिर से इजाफा हुआ। चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड 7,100 रुपया में ट्रेड हो रहा है। लेकिन मजे की बात है तनिष्क में क्या हो रहा है। तो मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि आप तनिष्क का वेबसाइट खोलो और देखो क्या हो रहा है। तो तनिष्क का वेबसाइट में 22 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम का दाम 7,922 रुपया है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। तो मैंने देखा है कैसे ये ऐसा हो रहा है। सो उन्होंने भेजा है 7,140 रुपया 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस है। 571 रुपया मेकिंग चार्जेस, बैलेंस मेम साहब के लिए टैक्स। सो यही हो रहा है। मैं क्यों सोने के बारे में इतना बात कर रहा हूँ। सोने 24 कैरेट 8,000 पार कर चुकी है और लगता है कि टाइटन में 2 दिन में भी 22 कैरेट गोल्ड भी 8,000 पार कर देगी और कुछ दिन में सारे ज्वेलर्स भी 8,000 के ऊपर गोल्ड बेचेंगे। तो लोगों ने मुझे पूछा था कि कल्याण ज्वेलर्स में 2 दिन लगातार करेक्शन हो रही है, क्या हम खरीद सकते हैं। मेरा जवाब ये है कि नो, न कंसीडर करें, क्योंकि 15-20% गिरने के बाद भी लगभग 700 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो 120 टाइम की वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा है। टाइटन जो सब कुछ बिकता है, वॉचेस भी बिकते हैं, सेंट बिकते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, एथनिक इंडियन वेयर बिकती हैं, गोल्ड सोना बिकते हैं, तो आइस स्पेक्टिकल्स बिकती हैं। अभी बैग के में भी एंट्री मारी है, वो सिर्फ 98 टाइम्स अर्निंग्स में है। सो इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा प्राइस और वैल्यू जस्टिफाइड नहीं है। जिन्होंने कल्याण को इनिशियली बैक की, मॉनबर्ग पिनकर्स ने, उन्होंने फुली एग्जिट कर दी है। तो मार्केट में सीधा बात है कि अभी कल्याण ज्वेलर्स बहुत एक्सपेंसिव है। फिर से पूछेंगे क्या हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक से बाहर निकलेंगे या नहीं। तो मेरा आंसर है कि आपका मर्जी है। आप 10 गुना लाभ कमा चुके हो तो बाहर आना है, तो नहीं आने का डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको दे रहा हूँ। अगली क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्या हम अमर राजा को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 15% करेक्ट हो चुकी है। तो मेरा जवाब है कि जो अमर राजा ऊपर गई वो अर्निंग्स के कारण नहीं गई, वो सिर्फ 2 कारण के लिए गई। एक तो ईवीज के लिए बैटरी का बनाना उन्होंने शुरू की और दूसरी कंपनी का दोस्त, पसंदीदा दोस्त, अभी आंध्र प्रदेश का सीएम बन गए हैं। वो यूफोरिया हो चुकी है, अभी गिर रहा है मार्केट में। अभी भी 26 टाइम्स अर्निंग्स है मार्केट में, तो और नीचे आ सकती है। 20 टाइम्स अर्निंग्स में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इसको क्यों डिफरेंटली देखना चाहिए और आईटीसी के साथ कंपेयर क्यों नहीं करने का, इसका मैंने वीडियो इंग्लिश में मेरे अपने भाई के साथ किया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डालूंगा, तो आप देख लेना। ये रहा अमर राजा की न्यूज़। सो HDFC बैंक का न्यूज़ है। HDFC बैंक ने $750 मिलियन और हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो बेचने के लिए तैयार हो रही है। तो लगातार निरंतर अपना लोन पोर्टफोलियो को HDFC बैंक इसलिए बेच रही है
क्योंकि उनको डिपॉजिट्स नहीं मिल रही है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 103% के ऊपर चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। ये बोल रही है कि सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में वैल्यू है और सारी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रैली हो चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप आईडीएफसी को कंसिडर करें, कर्नाटका बैंक को कंसिडर करें, ताकि आपको कुछ मुनाफा आ सके। लेकिन आप लगातार पूछ रहे हो क्या खरीदने का है, तो मेरा जवाब सीधा है, जो सस्ता है उसको ही आप खरीद सकते हो। तो वो रहा बैंक एंड फाइनेंशियल्स, और फाइनली 2-3 फार्मा कंपनीज भी वैल्यू में है। इसके अलावा मार्केट बहुत ओवर हीटेड है, आप बहुत स्टॉक्स को कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप जिद कर कर दूसरे स्टॉक्स ली तो जब करेक्शन आएगा, नीचे आएगा, तो आपको ही नुकसान होगा। तो इसीलिए आप देख के सब्र से काम लें और कॉस्टली स्टॉक्स को अवॉइड करें। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एन चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू दी थी, जिनमें उन्होंने कहा है कि अभी वो 50,000 लोगों को काम दे रहे हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आने वाले 3-4 साल में ये लगभग 2 लाख तक जा सकती है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि वो रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं और उसको फॉक्सकॉन की तरफ कंपनी खड़ा करने की कोशिश में है। तो मैंने आपको बोला है कि हर बार टाटास ये करते हैं कि दूसरी लेवल जाने की कोशिश करते हैं। तो पहले वो कॉटन ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने मिल्स खोली थी। मिल्स से जो मुनाफा हुआ उनसे उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री स्टार्ट की। स्टील फैक्ट्री के पास ही उन्होंने एक लोकोमोटिव प्लांट खोली थी। जब लोकोमोटिव नेशनलाइज हो गया तो उन्होंने उसी प्लांट में ट्रक्स बनाना शुरू की। जब व्हीकल्स हो गया तो सॉफ्टवेयर शुरू कर दी, क्योंकि सैलरी पेरोल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। तो उन्होंने 68 में, सन 68 में, 68 में उन्होंने 3-4 कंपनी का कंप्यूटर्स मंगाया भारत में और प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। जो कंपनी बरोस ने उनको ये बेचा, उन्होंने बोला साहब आप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, हमारे दूसरे क्लाइंट्स को लिए भी लिखिए। वैसे ही स्टार्ट हुआ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो नेक्स्ट वेव को पकड़ा है। अब सॉफ्टवेयर बहुत मैच्योर हो गया है। भारत में चिप शॉर्टेज की न्यूज़ और के कारण टाटा की प्रोडक्शन जो थी कोविड में वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया वो खुद फैब्रिकेशन करेंगे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टाई अप्स अनाउंस किए हैं और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस कंपनी का बड़ा हिस्सा होगा। तो ये रहा टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़। टाटा ने टोक्यो इलेक्ट्रोम से मटेरियल खरीदा अपने प्लांट फैब के लिए। तो अभी न्यूज़ आया है कि टोक्यो इलेक्ट्रोम ही भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रुचि रखती है, वो खुद भारत में आके इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। तो टोक्यो इलेक्ट्रोम इधर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। तो और ये न्यूज़ आ रहा है कि भारत में डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। क्या ब्रो डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं? तो पहला न्यूज़ ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, उसी एक ही आदमी को 3-4 लोगों ने कर्ज दी, वो भर नहीं पा रहा है, वहाँ तो स्ट्रेस है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि मिलेनियल स्ट्रेस में है, फिनेंशियल स्ट्रेस में, जो जिन्होंने सन 94 के बाद जन्म हुआ, उनको सारे नया नौकरी ज्वाइन करने पे क्रेडिट कार्ड मिल रही है। इन क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके उन्होंने सरक सरक नाम के साउंड से सारे बिग बिलियन डॉलर सेल्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद दी, जिनको उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब पैसा भर पाने में मुश्किल हो रहा है, इसी कारण वैल्यूएशन नीचे आ गई है। तो ये भी न्यूज़ आया है कि मिलेनियल्स क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, से ये स्ट्रेस का कारण है। और ये बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगा, ये उन सारे सेक्टर को अफेक्ट करेंगे जहां नन्हे बच्चे जो अभी पहले नौकरी में हैं वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा था आप लोगों को कर्ज मत लीजिए, कर्ज लेने से प्रॉब्लम आ जाएगी। आज कल नाटको फार्मा 1380 तक नीचे आया था, मुझे यकीन है कि आपने उसको कंसिडर किया था, आज भी कंसिडर कर सकते हैं। जिन जिन पटाखे लिस्ट की स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, उन सारे को नीचे आते आते आप कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना,
इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।